नमस्कार दोस्तों आज सुबह से आप लगातार एक खबर सुन रहे होंगे कि जापान में रेट हाइक किया गया है। देखिए क्या है कि दुनिया भर में कहीं पर रेट हाइक हो रहा है, कहीं पर रेट कम हो रहा है या फिर कहीं पर सेम है। बात उसकी नहीं है। क्या है कि ये जो स्टेप लिया गया है जापान के द्वारा, बैंक ऑफ जापान वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है, ये पिछले 30 साल का सबसे हाई इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट पूरे दुनिया में जापान इकलौता ऐसा देश था जो कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पर चल रहा था और अब यहाँ पर वो उल्टी दिशा में जाने लगे हैं, मतलब अब पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं और इसका असर भारत पर भी होगा, पूरे दुनिया पर होगा। और इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताऊंगा कि यहाँ पर हुआ क्या है और उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। ये आप देख सकते हो खबर, जापान हाइक्स इंटरेस्ट रेट्स टू हाईएस्ट लेवल सिंस 1995 एज इन्फ्लेशन बाइट्स। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, मतलब 2027 में यूपीएससी का एग्जाम देंगे, उसके लिए आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की अगर तैयारी करनी है तो ये जो बैच है इसमें आपको मिलेगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पिछले 3 दशक के बाद यहां पर जापान जो है वो अब अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी रिजीम को खत्म करने जा रहा है। मतलब अभी तक लूज मॉनेटरी पॉलिसी चल रही थी। अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी हो तो आप सब जानते होंगे, लूज इकोनॉमी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब इंटरेस्ट रेट एकदम कम कर देना, यहां पर ज्यादा ग्रोथ के ऊपर फोकस करना। क्या है इसका कारण मैं आपको बताता हूं। पिछले 3 दशक से जापान के अंदर उनकी इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो लगातार डिफ्लेशन में चल रही थी। नॉर्मली भारत में हम देखते हैं ना, इन्फ्लेशन देखते हैं या फिर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा तेजी से गति से नहीं जा रहा है, तो वो सब होती है, मतलब प्राइसेस बढ़ते रहते हैं। लेकिन उल्टा जापान में क्या हो रहा था, डिफ्लेशन हो रहा था, प्राइसेस कम हो रहे थे। और ये देखिए, ये किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर कंज्यूमर डिमांड कम था, वेजेस जो है वो स्टैग्नेंट हो गए थे, वेजेस नहीं बढ़ रहे थे। वहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी एजिंग चल रही थी, सब जानते हैं, वर्क फोर्स काफी कम था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहां पर चल रही थी, जिसकी वजह से जापान की जो बैंक है, बैंक ऑफ जापान, वहां की सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई है भारत के अंदर, उन्होंने अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई। अल्ट्रा लूज मतलब आप समझिए मिड 1990 से लेकर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट रेट चल रहा था। इनफैक्ट 2016 के बाद तो इन्होंने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट कर दिया था। मतलब यहां पर एक तरह से आपको कोई पैसा ही पे नहीं करना है। अगर आप भारत में होम लोन लेते हो, कार लोन लेते हो, तो आप वो पैसा लेते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है ना। लोग ईएमआई को लेकर टेंशन लेने लगते हैं। जापान में ऐसा नहीं है, मस्त पैसा लो, लोन लो, कोई पैसा ही आपको वापस, मतलब ऑब्वियस सी बात है प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना है, लेकिन कोई इंटरेस्ट ऐसा सच नहीं था। इसके अलावा यहाँ पर जो गवर्नमेंट का बॉन्ड यील्ड है उसके ऊपर कैप लगाने की कोशिश की गई बैंक ऑफ जापान के द्वारा। इसके साथ साथ जो एसेट परचेजेस हैं, मतलब मैसिव तरीके से उसकी परचेजिंग की गई, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ईटीएफ को, ताकि एक प्रकार से लिक्विडिटी बढ़ाई जा सके, लोग ज़्यादा पैसे लें, बोरो करें। मतलब बैंक ऑफ जापान यही चाह रहा था कि लोग पैसे लें, खर्च करें, क्योंकि वो रेडी नहीं थे करने को, क्योंकि लोगों की कमाई उतनी नहीं हो रही थी, जो वेजेस वगैरह मैंने आपको बताया। सो जापान बिकेम द लास्ट मेजर इकोनॉमी जो अल्ट्रा इजी मॉनेटरी पॉलिसी अभी तक अपना रहा था। और ये जो करंट डिसीजन लिया है ना, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हिस्टोरिक डिपार्चर है, उससे उल्टा है ये। इसी की वजह से ये चर्चा चल रही है। अच्छा, पॉलिसी डिसीजन मैं आपको बताता हूं कि बैंक ऑफ जापान ने आज किया क्या है। बैंक ऑफ जापान ने जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी रेट है उसको 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। जैसे कि आपको याद होगा, अभी दिसंबर के महीने में ही आरबीआई ने क्या किया था, हमारी जो रेपो रेट है उसमें 25 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.25% घटाया था। जो हमारा रेपो रेट चल रहा था 5.5%, इसको घटाकर 5.25% किया था। लेकिन बैंक ऑफ जापान ने क्या किया, उल्टा इसको बढ़ाया है। पहले ये 0.5% पे आया था, अब इसको 0.75% पे ले आए हैं, विच इज हाईएस्ट लेवल सिंस 1995, पिछले 30 वर्षों में। और यहाँ पर अभी बैंक ऑफ जापान का ये भी कहना है कि हो सकता है कि आगे भी ये रेट हाइक करें। अब वो डिपेंड करेगा कि क्या इन्फ्लेशन यहाँ से लगातार और बढ़ रहा है कि नहीं, वेज ग्रोथ हो रही है कि नहीं, डोमेस्टिक डिमांड कैसी है, तो इन सब के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन सिग्नल दिया है बैंक ऑफ जापान ने कि वो यहाँ से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि बैंक ऑफ जापान ने ये रेट हाइक क्यों किया। सबसे पहला, इन्फ्लेशन हैज बिकम ड्यूरेबल। मतलब जो कोर इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे जापान में, वो लगातार 2% से ऊपर बना हुआ था, जो कि पहले नहीं था। पहले मैंने आपको बताया ना, डिफ्लेशन चल रहा था। सो इन्फ्लेशन अब ब्रॉड बेस्ड हो गया है, गुड्स में भी, सर्विसेज में भी। और यहाँ पर बैंक ऑफ जापान को लगता है कि इन्फ्लेशन अब स्ट्रक्चरल है, ये ट्रांजिशनरी नहीं है कि अभी इन्फ्लेशन है कल नहीं होगा, ये अब इन्फ्लेशन रहेगा जापान के अंदर। फिर इसके अलावा स्ट्रॉन्ग वेज ग्रोथ देखने को मिला, वहां पर कुछ
नेगोशिएशंस हुए जापान के अंदर, जिसकी वजह से वेजेस बढ़ाया गया। और वेजेस इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि लेबर की शॉर्टेजेस हो रही थी, लेबर मार्केट टाइट था, गवर्नमेंट भी प्रेशर डाल रही थी कंपनीज के ऊपर। सो वेज ग्रोथ एंश्योर्स की सेल्फ सस्टेनिंग इन्फ्लेशन हो। इन्फ्लेशन तभी होगा, देखो, जब आपकी कमाई बढ़ेगी, जब आप कहीं ऑफिस में नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कुछ भी कर रहे हो, आपका वेज बढ़ रहा है ना, सैलरी बढ़ रहा है। तो जब सैलरी बढ़ी, आप डिमांड करते हो मार्केट में जाके, ज़्यादा फल सब्जी खरीदते हो, ज़्यादा चीज़ें खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, तो इसकी वजह से जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो वेज ग्रोथ होना जरूरी है। और किसी भी इकोनॉमी में थोड़ा सा इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे भारत में भी आपने देखा होगा, यहाँ पर क्या कहा जाता है आरबीआई को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, कि आपको इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच में रखना है, मतलब लगभग 4% रखना है। ऐसा नहीं हो कि वो 1% पे आ जाए, 0% पे आ जाए। अगेन, इसकी वजह से ग्रोथ हैम्पर होता है, तो वो भी हमें यहाँ पर दिखाना है। और इसके अलावा यहाँ पर जापान में डिफ्लेशनरी जो माइंडसेट है वो भी चेंज हो रहा था। कंज्यूमर्स अब हायर प्राइसेस को एक्सेप्ट कर रहे थे, अभी तक वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थे अभी तक, तो क्योंकि वहाँ पर एकदम वही प्राइस चल रहा है इतने वर्षों से, इनफैक्ट कम हो रहा है। स्पेंडिंग अब इंक्रीज कर रहे हैं, जो फर्म्स हैं वो अपने कॉस्ट को पास ऑन कर रही हैं कंज्यूमर्स पे, इन्वेस्टमेंट अब इंक्रीज हो रहा है। सो ये बिहेवियरल चेंज एक मेजर साइकोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है जापान की इकोनॉमी के लिए। इनफैक्ट जापान की इकोनॉमी के लिए अच्छा है, वो चाहते थे ऐसा हो, क्योंकि पिछले 30 साल से वो एक ही जगह पर अटके हुए थे। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो इमरजेंसी पॉलिसीज हैं उसका भी अब एग्जिट हो रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रहा था ना 2016 से, उसको 2024 में एंड कर दिया गया था। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 0.5% हो गया, और अब फाइनली जाकर अब ये 0.75% हुआ है। और इसका मार्केट रिएक्शन आप देख सकते हो इमीडिएट बेसिस पर क्या हुआ। जापान की जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है वो इंक्रीज हो गई। यहाँ पर जो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बोरोइंग कॉस्ट आगे इंक्रीज हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा है ना। फिर इसके अलावा बैंक ऑफ जापान का बॉन्ड परचेज ये भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। करेंसी के ऊपर हम बात करें तो येन जो है, जापानीज येन, ये आपका थोड़ा सा वीक हुआ है। इसका रीजन यही है कि रेट हाइक को प्राइस इन किया गया है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट की वजह से यहाँ पर गैप बढ़ जाएगा यूएस के साथ, तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत जो करेंसी है वो भी कमजोर होती है। जहां तक इक्विटी मार्केट का सवाल है, जापान की स्टॉक मार्केट बढ़ी है क्योंकि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आया है, कॉन्फिडेंस यहाँ पर डोमेस्टिक ग्रोथ पर बढ़ा है, बैंकिंग सेक्टर बेनिफिट्स होगा, उसको फायदा मिलेगा फ्रॉम हायर इंटरेस्ट मार्जिन, ज़्यादा पॉलिसी को लेकर क्लैरिटी आएगी। और जहां तक सवाल है कि अब इसका ग्लोबल क्या इंपैक्ट आएगा, अब ये थोड़ा समझने की जरूरत है। देखो, एक तो क्या है कि ग्लोबल जो लिक्विडिटी है उसके ऊपर बड़ा इंपैक्ट होगा। जापान दुनिया का चीपेस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल बन गया था। देखो, यहां पर अक्सर चर्चा होती है येन कैरी ट्रेड की, ये कम हो जाएगी। और ये समझिए क्या होता है, नॉर्मली जब हम कैरी ट्रेड बोलते हैं, कैरी ट्रेड का मतलब ये हुआ कि मान लो एक देश है, कंट्री ए और कंट्री बी है, ठीक है। अब कंट्री ए में इंटरेस्ट रेट 0% है, कुछ भी नहीं है, या फिर 1% मान लो, ठीक है, बहुत कम इंटरेस्ट रेट है। वहीं कंट्री बी है, वहां पर इंटरेस्ट रेट 6% है, ठीक है। तो यहां पर नॉर्मली क्या करते हैं, कैरी ट्रेड करते हैं कि आप कंट्री ए से बोरो कर लेते हो, आपको इंटरेस्ट कितना पे करना है, सिर्फ 1% करना है, और उस पैसे को आप कंट्री बी ले जाते हो, यहां पर इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि वहां पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट और बीच का डिफरेंस आपको फायदा मिल गया। तो इसको कैरी ट्रेड कहा जाता है। येन कैरी ट्रेड में क्या है कि इतने वर्षों से क्या था, येन मैंने आपको बताया ना, वहां पर जापान में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कम था, 0% था, तो वहां पर लोग बोरो करते थे, फिर उसको इन्वेस्ट करते थे अमेरिका के बॉन्ड्स में, भारत के बॉन्ड्स में, भारत के स्टॉक मार्केट में। तो इसकी वजह से लिक्विडिटी बनी हुई थी, चीपेस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल इसीलिए कहा जाता था। लेकिन अब ये यहां से बदल जाएगा, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ग्लोबल लिक्विडिटी टाइटन हो जाएगी, मार्केट वोलेटिलिटी इंक्रीज हो सकती है, फिर कैपिटल फ्लो का एडजस्टमेंट होगा। जापानीज जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पहले बढ़ चढ़कर अपना पैसा बाकी देशों में लगा रहे थे, अब वो उसको विड्रॉ करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, उनको बोरो करना थोड़ा सा कॉस्टली हो गया है। खैर, इसका अगर मैं आपको भारत पर इंपैक्ट बताऊं तो वही चीज होने वाला है, मतलब भारत में भी येन कैरी ट्रेड थोड़ा सा वोलेटिलिटी जो है वो कम होगी, रीजनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ा सा इंप्रूव हो सकती है। लेकिन खतरा यही है कि जो इतना सारा पैसा भारत में भी आ रहा था जापान से, वो भी थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकता है। रूपी के ऊपर फर्दर प्रेशर आ सकता है। रूपी आप सब जान रहे हैं ऑलरेडी कमजोर हो चुका है, 91 को पार हो गया। तो यहां पर अब देखिए, जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर जापान इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो भारत का स्टॉक मार्केट गिर सकता है, लेकिन आज देखोगे आप सुबह से भारत का स्टॉक मार्केट एकदम अच्छा खासा चल रहा है, लगभग सेंसेक्स में 400-500 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हो रखी है। तो अब देखो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से, पिछले एक हफ्ते से मार्केट नीचे ही जा रहा था, तो मे भी शायद वो एक बड़ा कारण होगा जिसकी वजह से थोड़ा सा रिकवरी आई है। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट भारत के स्टॉक मार्केट पे होना था, जो कि ऑल्दो आज नहीं दिखा है। खैर, इसका अगर मैं आपको ब्रॉडर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बताऊं तो यही है कि देखो, ये जो डिसीजन है, ये इसकी वजह से जापान का डिफ्लेशन जो एरा है वो खत्म होता है इतने लंबे समय का, और
मॉनेटरी पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी वापस से रिस्टोर होती है, कॉन्फिडेंस डोमेस्टिक डिमांड पर वेज ग्रोथ पर बढ़ता है। तो जापान बेसिकली आप कह सकते हो इट इज जापान मोस्ट सिग्निफिकेंट मॉनेटरी शिफ्ट सिंस 1990 का जो एसेट बबल कोलैप्स था उसके बाद से एक बड़ा शिफ्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यही पूरा था, आई होप आप समझ पाए होंगे। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट हाइक्स बाय सेंट्रल बैंक करेक्ट है? ये 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, कोई भी बैच चाहते हैं, चाहे 2027 का हमारा लॉन्ग टर्म बैच हो, 2028 हो, या फिर 2026 का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, सब कुछ अवेलेबल है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज दिस कोड अंकित लाइव, और ये फोन नंबर, अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही मेंटरशिप बहुत जरूरी हो जाती है। स्टडी IQ IS लेकर आया है फाइनल माइल सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। इस कोर्स में आपको मिलती है टॉप फैकल्टीज की गाइडेंस, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और डेडिकेटेड मेंटरशिप। यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आपका टारगेट है 2027, या परफेक्ट टाइम है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए, नंबर है 092400232393। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।